चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, और अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो इन के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा दैट विल बी वेक्टर डी, और ये जो डी वेक्टर होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसमें किसी को भी कोई इश्यू तो मुझे बता दो। अब आप ये सोचो कि अगर मैं डी की बात करूं तो क्या वो सी के परपेंडिकुलर होगा या नहीं? बता दो आराम से, बस आराम से बता दो, क्या वेक्टर डी सी के परपेंडिकुलर होगा या नहीं? ओके श्लोक सर, मैंने एक लाइन दो लाइन, सर एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। थ्री डी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, आज की क्लास का रिकैप हो सकता है नेक्स्ट क्लास में। देखो बेटा, ऐसा है हम रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं बट ये सब बाद में पता लगेगा कि रिकैप होगा या नहीं। फिलहाल तो आज हम इसे कंप्लीट करने के मूड में हैं। सर जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो। ओके, अर्णव का ये डाउट आ रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा तो नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली, बट अगर देखो ये जैसे ये ए के परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर, आप क्या करो कि स्क्रीन पर आप परपेंडिकुलर लो, आप स्क्रीन पर परपेंडिकुलर लो। तो जो ए पर परपेंडिकुलर होगा स्क्रीन पर, आप है ना अपने पेन को वेक्टर ए पर रखें, थ्री डी फॉर्म में। यस, आप अपने पेन को वेक्टर ए पर रखें परपेंडिकुलर स्क्रीन के ऊपर, परपेंडिकुलर ऑन स्क्रीन होना चाहिए थ्री डी फॉर्म में। अब आप उस पेन को शिफ्ट करते करते बी पर आ जाएं, तो क्या वो बी के भी परपेंडिकुलर है या नहीं? रिलैक्स होके रिपीट करता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से कि आप अपने पेन को लें, स्क्रीन मत तोड़ देना। आपने अपने पेन को लिया, स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर बना लिया ए के ऊपर रख के। तो आप ये देखिए जो ए के ऊपर रख के, प्राची बच्चे, ए के ऊपर रख के, ठीक है, आपने ए के ऊपर एक पेन अपना रखा, वो परपेंडिकुलर है। तो अब वो आप उसे बी पर लाओ, वेरी गुड सानिया, आप उसे बी पर लाओ। तो वो जो ए वाला है शिफ्ट करके बी पर ले आए, और आप उसे शिफ्ट करके सी पे ले आओ। तो क्या वो तीनों के परपेंडिकुलर आ रहा है या नहीं? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करते हैं या कोप्लेनर है। पहले आराम से कंसेप्ट को समझो धीरे धीरे। हम पे बहुत टाइम है समझाने के लिए भी, समझने के लिए भी, पूछने के लिए भी, बताने के लिए भी। हाँ जी, बताएं बच्चों, क्या वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा? परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से ले सकते हो, बिल्कुल। देखो वेक्टर में शिफ्टिंग फैसिलिटी हमारे पास होती है, शिफ्टिंग फैसिलिटी हमारे पास होती है। तो हम उसे देखो, जो ए पर परपेंडिकुलर है उसे आप मूव करते करते बी पर ले आओ, आप मूव करते करते सी पे ले आओ। जो ए के परपेंडिकुलर है, जो बी के परपेंडिकुलर है, क्या वो सी के परपेंडिकुलर है या नहीं? इसका ओरिजिन कैसे हुआ? हु ओरिजिन, क्या कह रहे हो? निग्रह क्लियर नहीं हुआ बेटा, आपका डाउट मुझे। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस चीज का ओरिजिन कैसे हुआ? कोप्लैरिटी का, यही जो ये ओरिजिन ही बता रहा हूँ बच्चे, यही ओरिजिन जो समझाया जा रहा है, यही है इसके पीछे की कहानी जो आप समझना चाह रहे हैं। तो अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के। अगर वो ए और बी के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। और अगर डी और सी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, जीरो आएगा, नॉट जीरो वेक्टर।
हाँ जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करें। बताओ बच्चों, आराम से सोचो समझो। मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास एक वेक्टर बी है। अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो जो वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है और सी भी उसी प्लेन में है, आप देखो, आप एक काम करो, आप अपने जैसे फ्लोर है, ये सामने आपके दीवार है, आप उस पे एक पेन को लें, परपेंडिकुलर बनाएं। तो अब आप उस पेन को मूव करोगे तो वो पूरे के पूरे पूरी दीवार पे परपेंडिकुलर, कहीं भी शिफ्ट करके ले जाओ आप। इज इन ट्रू, ऐसा है या नहीं? सोचो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछना शुरू करो कि ऐसा कैसे है, वैसा कैसे है। जो भी दिक्कत है मुझसे डिस्कस करो, मैं बताता हूँ आपको भी। बताओ भी जल्दी, वरना मैं पूछूंगा अभी माइक ऑन करवा करवा के। ठीक है, निग्रह कह रहे हैं क्लियर हो गया है। शुचि, निग्रह, सर सी कैसे हुआ परपेंडिकुलर? ओके, एक बार बताओ, जो चीज बेटा ए के परपेंडिकुलर है, देखो थोड़ा 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 कुछ नहीं, या तो है या फिर नहीं है। जो चीज ए के परपेंडिकुलर है, आप अपने पेन को इसके ऊपर रखो, देखो ये ए के परपेंडिकुलर है, ये बी के परपेंडिकुलर है। आप एक बात सोचो, मैं बताता हूँ। जैसे आपकी फैमिली में 4-5 लोग हैं और सब फ्लोर पे खड़े हैं, क्या वो पैरेलल खड़े हैं या नहीं? ये बताओ, क्या वो सब पैरेलल खड़े हैं या नहीं? अब आपने अपने फ्लोर पे कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, कितनी भी लाइन, टेढ़ी कर लो, सीधी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, डायगनली कर लो। आप एक रूम के डायगनल पे किसी को खड़े कर दो, एक साइड में खड़े कर दो, लेकिन वो जो सब खड़े हैं आपके फ्लोर पे, जितने भी लोग हैं, क्या वो सब पैरेलल होंगे या नहीं? और वो क्या सब, देखो वो सब आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन फ्लोर पे तो सब परपेंडिकुलर ही खड़े होते हैं ना। अभी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा? ओके, प्राची गौड़ को दिक्कत आ रही नेट की, बेटा देख लो अगर हो जाता है सही तो। बाकी बताओ भाई जल्दी जल्दी। देव मिगलानी, पुष्पेंद्र क्लियर, गुड बेटा। रेनू क्लियर, सानिया वेरी गुड। अवनी शाबाश बेटा। ठीक है, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। ज्योति, वंशिका, सात्विक, पास, चिराग, श्लोक, वरुण गाई, वरुण, दिशा बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज और बताओ, डॉट प्रोडक्ट में कोई दो चीज अगर परपेंडिकुलर होती है, अगर कोई दो चीज परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है या नहीं? तो आप कोई भी दो लीजिए वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और फिर जो आए आंसर, उसके साथ थर्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दोगे, तो हम ये कहेंगे कि तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर के लिए क्या करो कि कोई भी तीन वेक्टर लीजिए आप, दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के डॉट प्रोडक्ट के साथ जीरो आएगा। कोई भी दो का क्रॉस कर लो, जो आए उसका तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो आपका। और पता है बच्चों, एक बात और है, सुनो, हालांकि सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली है, कि हम ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी आपने किया, तो ए क्रॉस बी करने से वेक्टर आएगा और उसका डॉट प्रोडक्ट आपने कर दिया। सीबीएसई में है क्या ये? सीबीएसई में हमेशा था इस तरीके से। अगर ये ऐसे लिखा आता है, देन इट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
बट अगर नहीं आ रहा है ऐसे, हाँ, बिल्कुल पूछो बेटा, पूछो जो भी पूछना है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आराम से बताओ, समझ में आया है कि नहीं आया ये? तो कोप्लेनर के कंसेप्ट में क्या करना होता है, कोई भी दो वेक्टर लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, और वो आपका जीरो आएगा, तो हम कहते हैं कोप्लेनर है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड कोप्लेनरिटी। तो तुम लोग को ऐसा ही लगता है कि सिलेबस कम हो गया है, तो आप लोग भी कंफर्ट जोन, जबकि हमें वो हमेशा करना ही होता था। हम्म। एक मिनट बेटा, मैं आप लोगों के डाउट्स एक साथ लिखता हूँ। ये देखो, बच्चों को टीका कराने जाना है अभी। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, टेस्ट देते चले जाओ, बस और कुछ नहीं है। टेस्ट नहीं दोगे, क्लास से सस्पेंड होते चले जाओ, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। देखो, सिलेबस तो तुम्हारा काफी कम हुआ ही है, नो डाउट। सो ये हमारा था। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अभी क्या हमने 11 क्वेश्चन करवा दिया था या नहीं, मुझे बता सकते हैं आप लोग? 11th हुआ है या नहीं हुआ है? चेक करेंगे बेटा, अभी पता नहीं है। देखो, कह रहे हैं सिलेबस कम करने की बात, बट अभी कोई ऐसी फाइनल नहीं है। होमवर्क था पी और क्यू की वैल्यू। हाँ जी, कोई निकाल पाया होमवर्क में पी और क्यू की वैल्यू? बड़े बड़े महारथी बैठे हो तुम लोग यहाँ पे अपने स्कूल में, तुम नामी गिरामी बच्चे हो। लोग तुम लोगों का नाम ले लेके पेपर स्टार्ट करते हैं। तुमसे हुआ ये क्वेश्चन 11th में? कोई है जिससे पी और क्यू की वैल्यू निकली हो? बताइए भी। मुझे लगता ही नहीं किसी ने काम करा है। अच्छा, पुष्पेंद्र कह रहे हैं हो गया है। तो पी और क्यू की वैल्यू क्या? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ट्राई किया था। ओके, दिस इज नाइस, ट्राई किया है। नहीं हुआ, ठीक है। बाकी बच्चों ने मुझे लग रहा है करा भी नहीं है अभी। 3-4 बच्चों को छोड़ के मुझे नहीं लग रहा आप लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को। पी और क्यू की वैल्यू ही पूछी थी बच्चे। दिमाग नहीं लगाया दिवाली में, ठीक है। कोशिश की थी पर समझ में नहीं आ रहा था। Okay, कोशिश की थी, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या आप लोग को ये सिखाया गया था, एक बात और बताओ, कि कैसे निकालते हैं यूनिक सॉल्यूशन? क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन? आई थिंक ये हो गई है बात। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करी गई है। और क्या है आपका नो सॉल्यूशन?
हाँ, ये हो गए थे, ठीक है। ठीक है, मैं आपको और मौका देता हूँ, आप और सोचो। डी है इसका आंसर, बिल्कुल आंसर डी है, डी में कोई डाउट नहीं है, आंसर डी ही है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, तो ये 4 या 6 में आएगा, तो आपसे कहेंगे पी और क्यू की वैल्यू निकालो। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? अच्छा, डाइट प्रॉब्लम सिलेबस में से हटा दी गई है, तो डाइट प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आपको बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को लेके काम करते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको लोगों को ग्राफ बनाना आता है या नहीं आता? ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, आपकी पॉकेट में एटलीस्ट 10 रुपए, आपकी पॉकेट में एटलीस्ट 10 रुपए है, और आपकी पॉकेट में है एक्चुअली एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन एटलीस्ट बोला है, तो बिल्कुल ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ये बताइए, इसमें से आप 1 सही होगा या 2 सही होगा? एटलीस्ट में 1 होगा या 2? जल्दी से बता दो सारे लोग, मैं देख रहा हूँ सबके आंसर अभी तक सही आए हैं, जिन्होंने भी लिखा है सबका आंसर सही है। एक्स है अमाउंट ऑफ रुपीज इन योर पॉकेट, और वो एटलीस्ट 10 है। ओके सानिया, गुड। ठीक है, सबको पता है। और अगर एट मोस्ट 10 बोला होता मैंने तो? गुड। अब यहाँ से एक बात, क्या हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन आ सकता है कि एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट और मोर, और एटमोस्ट का मतलब होता है एटमोस्ट और लेस। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये जो है, दिस इज एटलीस्ट और मोर, मोर होने की वजह से तो ये ग्रेटर हो गया, और एटलीस्ट होने की वजह से ये इक्वल हो गया। यहाँ पे एटमोस्ट होने की वजह से ये इक्वल हो गया, एटमोस्ट और लेस होने की वजह से ये लेस हो गया। तो दिस इज अ रीजन फॉर यूजिंग ये वाले जो हमारे साइन है, इनको हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर। बस ये छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें तैयार हो जाती हैं। अब आपसे मैं आपको सजेशन दूंगा इन क्वेश्चंस को करते वक्त, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें इन इक्वेशन बनाते ही हमारा काम बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि किन दो चीजों के बारे में बात चल रही है। तो एक बात पढ़ते हैं, कहते हुए एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन है, मशीन 1 मशीन 2 इतनी देर चलती है, मशीन 3 इतनी देर चलती है, और ये 2 टाइप के आइटम बनाती है। ठीक है जी, तो इन्होंने जो हमसे पूछा है वो क्या चीज है? हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम, जो भी अननोन क्वांटिटी होती है, सबसे पहले आप उनको लिख लो। अब वो हमेशा 2 ही होंगी। इन्हें बनाने के लिए मशीन फर्स्ट का यूज करना पड़ता है, मशीन सेकंड का यूज करना पड़ता है, मशीन थर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है जी। अब मशीन, जब एम प्रोडक्ट बनाते हो आप, मशीन फर्स्ट पर 1 आवर देना पड़ता है, इस पर 2 आवर देने पड़ते हैं, इस पे 1 आवर। फॉर एंड प्रोडक्ट 2 घंटे लगते हैं मशीन फर्स्ट पर, 1 घंटा लगता है मशीन सेकंड पर, और 1.25 आवर लगते हैं आपके मशीन थर्ड पर। अब इन्होंने कहा है जो मशीन फर्स्ट है और सेकंड है, ये एट मोस्ट 12 आवर्स ऑपरेट हो सकती है। तो मशीन फर्स्ट कैन बी ऑपरेट अप टू 12 आवर्स और लेस। एक प्रोडक्ट के लिए तीनों मशीनों की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल इन्होंने बताया हुआ है। मशीन सेकंड भी एट मोस्ट 12 और लेस यूज होगी, और मशीन थर्ड एट लीस्ट 5 आवर्स और मोर यूज होगी। क्या ये साइन सिस्टम समझ में आया या नहीं बच्चों? आराम से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम इमीडिएटली मेरे पास अपना ये क्या लिख रहे हो शौर्य तुम? ऑल क्लियर, अच्छा एक तो ये ज्यादा शॉर्टकट लिखते हो, समझ में नहीं आता। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा आप लोग, साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? 600 का हो रहा है, 400 का हो रहा है। सो प्रॉफिट मेकिंग भी यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। ये 600 है और यहाँ पर हमारे पास 400 है। दिस इज प्रॉफिट। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनाए हैं एम और वाई बनाए हैं एन। ये तो बात कंफर्म है कि प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो या तो ये जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस कंडीशन? स्क्रीन लैग कर रही है आपकी, मेरी नहीं कर सकती। कंफर्म, आई एम एब्सोल्युटली श्योर मेरी स्क्रीन में कोई इश्यू नहीं हो सकता। बाकी बच्चे बता देंगे कोई प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में? बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जहां जहां दिक्कत आ रही है वो रिज्वाइन कर लो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा जी, अब आप ये देखो, एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा लगता है, दो प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लगेंगे। तो एक्स प्रोडक्ट को बनाने में मशीन वन पर एक्स आवर्स लगेंगे, मशीन टू पर 2x आवर लगेंगे, मशीन थ्री पर 1x आवर लगेंगे। ये बात क्लियर है या नहीं? एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। तो दो प्रोडक्ट को बनाने में 2, 4 और 2 लगेंगे, तीन को बनाने में 3, 6 और 3 लगेंगे। और अगर वाई प्रोडक्ट को बना रहे हैं, देखिए एक में लगता है 2, 1 और 1.5, तो तीन में कितने लगेंगे? 2 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1.25 इंटू 3। सेवन प्रोडक्ट में कितने लगेंगे? इंटू 7 कर दो। और वाई में कितने लगेंगे? इंटू वाई कर दो। तो मशीन थ्री पर टोटल टाइम कितना यूज हुआ? इतना। मशीन टू पे टोटल टाइम कितना यूज हुआ? 2x+y। मशीन वन पे कितना यूज हुआ? और एक में प्रॉफिट होता है 600 का, एक्स में होगा 600x एंड 400y, और ये है जेड जिसे हमें मैक्सिमम करना है। तो आप देखिए आपके पास इनिक्वेशन क्या बनी? इनिक्वेशन बनी है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, देन एक्स प्लस और जो मैक्सिमाइज करना है वो है 600x+400y। हाँ जी, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आई, आराम से देखो, सोचो समझो, बताओ जल्दी से। y रह के 1 y क्या हुआ बच्चे? y 1.25y रह गया, अच्छा ठीक है। क्या कभी 3 वेरिएबल में भी आएगी? नहीं, 3 वेरिएबल आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 3 वेरिएबल्स आपके ग्रेजुएशन में आपको मिलेगा। हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। सब ऐसे ही होगा 3 वेरिएबल का। ठीक है, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट को देखते हैं। राइट, देखिए ये तो फिर से आपका सिलेबस में नहीं है, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि डाइटिशियन प्रॉब्लम सारी हटा दी गई है।
दूसरे प्रोडक्ट में लॉस होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, बिल्कुल कर देते। ऐसा कुछ होगा नहीं वैसे, क्वेश्चन सिंपल आते हैं, सब्ट्रैक्शन वगैरह के नहीं आते। जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे वो बता दिए जाएंगे, बुकलेट में दिए हुए हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, उन्हें कर लो बस बात खत्म। देखिए, एक फार्मर है, 2 टाइप के ब्रांड है कैटल फीड के, पी और क्यू। अब देखो, आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में, ये देखना है कि पूछा किन की क्वांटिटीज के बारे में गया है, मैक्सिमम मिनिमम किसको करना होता है। तो व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर बैग, ओके, ठीक है, कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ बैग पता लगाने, नंबर ऑफ बैग ये डिलीटेड है, ओके, अभी अभी हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है ये दोनों ही डिलीटेड है। अच्छा हाँ भाई, अभी अभी आप लोगों को अभी अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया गया था मशीन वाला, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं या नहीं? करो अटेम्प्ट अभी। ग्राफ नहीं बनाना है, बस इन इक्वेशन बना दो, दैट्स इट। ग्राफ आप लोगों को बनाना आता है। बन गई, वेरी गुड। तो चेक कैसे करी जाए, अभी चेक करते हैं, चलो। भेज दो, बिल्कुल भेज दो, चेक कर लेते हैं। हम्म 12 less than 30, ओके, मैं चेक कर रहा हूँ भाई आपके सॉल्यूशन। हम्म 6 आवर्स और ये मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, दिशा भी चेक करें बच्चे, आपने जो सॉल्यूशन भेजा है। और बढ़िया, शुचि परफेक्ट बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। निग्रह, क्या लिखा है ये? कौन है ये? निग्रह एप्पल यूज कर रहे हो तुम भी अब? अर्णव, बहुत बढ़िया। ये गलत हो गया, 666, जिन्होंने भी 6 लिखा है सबका गलत है, क्योंकि बच्चों 6 नहीं 360 आएगा। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 6 आवर्स, और ये बात इन्होंने मिनट्स में दी हुई है, तो जो लेस देन बनेगा वो, आप देखिए, मशीन इज अवेलेबल फॉर लेस देन 360 मिनट्स, क्योंकि जब मिनट्स में दिया हुआ है तो बाकी सब भी मिनट्स में ही होगा। तो
आप A लिखेंगे, आप B लिखेंगे, यहाँ पे 12 आएगा, 6 आएगा, 18 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, यहाँ X आएगा, फिर X, X और X आएगा, फिर Y, Y और Y आएगा। बस in each case हाँ जी, किसी को कोई इश्यू इसमें? ग्रेटर देन के साइन गलत लगाए हुए हैं, 6 गलत लगाए हुए हैं, आप लोग चेक करिए। दिशा बच्चे गलत हो गए इसमें। पुष्कल बेटा करेक्ट बिल्कुल। एक्स वाई भी लिखने थे बस। तो इसमें शो क्या करना है? शो कुछ नहीं करना। शो क्या होना है, जो आपका आंसर आएगा, तो वो कहते हैं वो आंसर 15,30 आएगा। जो पॉइंट है, इन्होंने बोला है ना कि शो दैट 15 टॉयज टाइप ए, 30 विल बी टाइप बी। तो यहाँ से आपका आएगा 15 और ये आपका आएगा 30, तो इस पर ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये शो करना है। तो इन्होंने आंसर आपको शेयर कर दिया है कि आंसर आपका 15,30 आने वाला है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इन वर्ड प्रॉब्लम में 99.99% और सीबीएसई इस साल कंफर्म यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। और अगर कभी हुआ तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाता है। बाकी आएंगे सबके यूनिक सॉल्यूशन है आपके आंसर। डन है भाई? अभी किसी को प्रॉब्लम हो मुझे बताओ कि जी हमसे नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए। अगला अच्छा क्वेश्चन करा दें आपको। देखिए, एक एरोप्लेन में मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स के लिए सीट है। तो सीटिंग कैपेसिटी इन्होंने दे रखी है एंड दे शुड बी लेस देन इक्वल टू 200। ये नंबर एक बात, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इसमें बता दो। हमने एक काम अपना फिनिश कर लिया। प्रॉफिट की बात आई है। प्रॉफिट ये कहते हैं कि 1,000 रुपीज का होता है एग्जीक्यूटिव क्लास पर, और इकोनॉमिकल क्लास पर होता है 600 का। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ तक भी कोई खास परेशानी नहीं है। अब खेल शुरू होता है यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट खेल है भाई। ये पहले वाली थोड़ी इजी है, इसके बाद देखना मजा आएगा आपको। और मुझे लगता है कि जो न्यू प्रिंटेड है आपकी बुक्स हैं, उसके अंदर यहाँ पे 300 भी लिखा हुआ है। चेक करो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो। देयर इज सम करेक्शन। इसमें करेक्शन भी उन्होंने 300 एक्सीड्स भी लिखा है। नहीं लिखा हुआ? ठीक है, नहीं लिखा होगा तो वो मिसलिनियस में होगा, फिर कोई बात नहीं। हाँ जी, अब देखिए, कहते हैं एयरलाइन एट लीस्ट 20 सीट्स रिजर्व करती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, एयरलाइन रिजर्व करती है एट लीस्ट 20 सीट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास। तो सपोज एग्जीक्यूटिव क्लास की तो एक्स सीट्स है और इकोनॉमी की वाई सीट्स है। तो टोटल सीट्स मिला के आपकी 200 या उससे लेस ही होनी चाहिए। ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव की क्लास है, दैट शुड बी एट लीस्ट और मोर देन 20। बताइए जी, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई?
हम्म। नहीं आया समझ में। ओके, देखिए ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव टाइप की जो सीट्स हैं, एग्जीक्यूटिव टाइप की सीट्स मानी है हमने एक्स और इकोनॉमी की मानी है हमने वाई। तो कहते हैं एग्जीक्यूटिव की जो सीट्स हैं वो एटलीस्ट 20 होंगी। ये देखो ये लिखा है एटलीस्ट 20 सीट्स होंगी एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव की सीट्स कितनी है? एक्स। तो ये जो नंबर ऑफ सीट्स है ये आपकी कम से कम 20 होंगी या उससे ज्यादा होंगी, एटलीस्ट और मोर होंगी। चिराग समझ में आई बात या नहीं आई? अभी तो इससे बढ़िया वाली बात आनी रह गई है जो खास है हमारी इस क्वेश्चन की। आई नेक्स्ट है कि however 4 times prefer to travel by economy class। तो इकोनॉमी क्लास में एग्जीक्यूटिव क्लास के 4 टाइम्स ट्रेवल करना पसंद करते हैं। बट अब ये एटलीस्ट है या एटमोस्ट है? एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो ये वाले जो है आपके इकोनॉमी क्लास में क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, देखो इकोनॉमी क्लास के जो पैसेंजर्स हैं वो एटलीस्ट और मोर होते हैं देन। ये गलत हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट, ये गलत हो गया। हाँ जी, इकोनॉमी क्लास के जो पैसेंजर्स हैं वो एटलीस्ट 4 टाइम्स और मोर हैं देन एग्जीक्यूटिव क्लास। तो इकोनॉमी क्लास इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन 4 टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास। ये देखो मयंक बेटा करेक्शन करो इसको। देखो रीजनिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत बहुत काम की चीज है। ये थर्ड और सेकंड, द वैल्यू ऑफ जेड। ओके, सॉल्व भी कर दिया, आंसर नहीं बेटा हमें तो भी देखना है इन इक्वेशन कैसे कैसे बन रही है। अगर विजय माल्या ने इतना सोचा होता तो वो इतना परेशान ना हुआ होता अगर उसे एलपीपी आती तो। ओके, ये दोबारा बताते हैं दूसरी वाली बात। लो इसे रब कर देते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए इकोनॉमी क्लास में जो पैसेंजर्स हैं वो 4 टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास होंगे। ओके, बढ़िया बात है भाई, जिसका कंप्लीट हो गया। पूरी बात सुनना ध्यान से। इकोनॉमी क्लास में 4 टाइम्स एग्जीक्यूटिव क्लास होंगे। अब आती है मेन बात, इकोनॉमी क्लास में एटलीस्ट और मोर 4 टाइम्स होंगे देन एग्जीक्यूटिव क्लास। तो ये खेल जो है ना वो है लेस देन लगना है या ग्रेटर देन। देखिए ग्राफ बना लिया, बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को दिक्कत हुई हो तो मुझे बताओ अभी। और प्रॉफिट तो आपको जेड करना ही करना है। बताइए भाई, समझ में आई है बात या नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो बता दो। थर्ड क्वेश्चन इक्वेशन का साइन समझा दो, ठीक है। देखिए थर्ड को बता देते हैं।
थर्ड को जरा एक बार आराम से देखो, थर्ड में क्या लिखा है? एट लीस्ट 4 times passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. तो एग्जीक्यूटिव क्लास के 4 times या उससे ज्यादा ट्रेवल करते हैं इकोनॉमी क्लास में. सो इकोनॉमी क्लास इज एट लीस्ट और मोर देन 4 times ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास. वर्ड बाय वर्ड फॉलो अप करना है. इकोनॉमी क्लास इज इक्वल टू और ग्रेटर. इसे हम ऐसे कह सकते हैं एट लीस्ट. देखो इक्वल टू का मतलब तो हो गया एट लीस्ट और ग्रेटर. तो इकोनॉमी क्लास is greater than equal to at least or more 4 times of executive class. देखो 4 times passenger prefer to travel by economy class than by the executive class. तो एग्जीक्यूटिव क्लास के 4 times से कम 4 times से उससे ज्यादा ट्रेवल करते हैं इकोनॉमी क्लास में. अरे मैंने 4 को एक्स को एग्जीक्यूटिव लिया हुआ है क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है. अरे मैंने ये उल्टे लिखे हुए हैं. मैं सोचा था मैंने एक्स को इकोनॉमी लिया हुआ है. माय मिस्टेक. एक मिनट ऐसा सही कर. लॉजिक तो सही लगाया हुआ है, लिखा गलत है. कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं. इकोनॉमी क्लास में एग्जीक्यूटिव क्लास के एट लीस्ट और मोर ट्रेवल करते हैं 4 times. इकोनॉमी क्लास में एग्जीक्यूटिव क्लास के 4 times से उससे ज्यादा ट्रेवल करते हैं. ठीक है जी. अब बताओ देखो. अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछते रहो. ट्रांसपोर्टेशन वाली तो कट हुई पड़ी है कई सालों से. ट्रांसपोर्टेशन तो सिलेबस में बहुत सालों से नहीं है. बहुत बढ़िया बच्चों. बेटा बाकी बच्चे बता दो मुझे क्या सिचुएशन है. क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एलोकेशन. एलोकेशन नहीं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है सिलेबस में. एलोकेशन तो होगा. बाकी सब है, डाइट वाले नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं. ट्रांसपोर्टेशन तो कई सालों से नहीं है. बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ गया है. अच्छा इसका एक भाई भी है, एक बार चेक कर लेते हैं अगर वो हमें मिल जाता है तो अभी. डाइट प्रॉब्लम है नहीं.
अच्छा जी, अब मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, तो इससे तुम्हें एक नई टाइप की कॉन्फिडेंस बनेगा और ध्यान से समझना और एक्सेप्ट करना तभी जब आपको लगे हाँ ठीक है। देखिए, आपके पास में एक इनइक्वेशन, एक और इनइक्वेशन और एक जेड वाली कंडीशन और ये बताते हैं दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात। तो हर इनइक्वेशन के लिए हम बनाएंगे एक टेबल, एक और टेबल। तो एक्स आया, वाई आया, एक्स आया। देखो जितना जिसको क्वेश्चन आता है उतना तो कर डालो, क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम है वो हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अब हम इसमें क्या है, थोड़ा वो डालते हैं, नंबरिंग देते हैं इसको, ठीक है। ये हमने ले लिया 5, 10, 15, 5, 10, 15। ठीक है जी। तो इसको ज्वाइन करा पहले, देखो 0, 10, 0, 10 को मिलाएंगे तो ये हमारे पास 5 है, ये 10 है, ये 15 हुआ, फिर 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, और इनको हमने मिलाया। इसे ज्वाइन करा 0, 10 को 5, 0 से, तो 0, 10 को 5, 0 से सपोर्ट करा हमने, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में 0, 10 और 5, 0 हो गए, और की बात है कि ये आपका जा रहा होगा इधर। ठीक है, दूसरा वाला है हमारे पास 0, 5 और 15, 0। ठीक है जी। अब तो एक तरह से हमारा जो एरिया आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा। ठीक
ठीक है जी? यहाँ तक तो बात ओके है बिल्कुल। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक O है, इसमें इसमें O पे हमारा आ रहा है 0, 0, A पर आया हमारा, A पे कितना है 5, 0, B पर B कितना आ रहा है? हाँ जी, B बताएगा कोई? पॉइंट B कितना आ रहा है? 3, 4, ओके। और C हमारे पास है 0, 10, और आप कहते हैं मैक्सिमम 3, 4 पे भी आ रहा है और 0, 5 पर भी आ रहा है। ठीक है। C is 0, 5, ओके, C is 0, 5, ठीक। सॉरी, माय मिस्टेक, C is 0, 5। हाँ जी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। फिर आप बता रहे हो कि 3, 4 पे और 0, 5 पे मैक्सिमम आ रहा है। अगर मैं Z की जगह लिखता हूँ, पहले मैंने लिखा 0, 5, तो 0 प्लस 5 क्यों आया? और 3, 4 लिखा तो 3P प्लस 4 क्यों आया? तो Q इक्वल टू 3P आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि P और Q की वैल्यू क्या है? ठीक है जी। एक बात और भी आई यहाँ पे निकल के, बच्चों, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, वो थोड़ा नया सा है ये, तो ध्यान से सुनना आप। एक पॉइंट आप बता रहे हो 0, 5 है, और एक पॉइंट हमारा है 3, 4। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे इसको, जितने भी। और किसी भी पॉइंट से आप निकालोगे आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। यहाँ तक हो गया था, बिल्कुल, यहाँ तक कोई परेशानी है भी नहीं। तो इस लाइन की, ये आप देख रहे हो, ये जो ये सारे पॉइंट्स है किस लाइन पर लाई करते हैं? इस लाइन पर। और ये लाइन हमारी किससे आई है? ये लाइन हमारी आई है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15 से। ठीक है जी, इसी से आई है ये लाइन हमारी। बताओ, ये लाइन जो है, जिस पर ये लाइन सेगमेंट है, इसी से आ रहा है। सोच लो आराम से, यही है। ठीक है। और अगर मैं इन दो पॉइंट्स बी और सी की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स होते हैं, तो क्या हम लाइन की इक्वेशन बना पाते हैं या नहीं बना पाते? इन दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बनाओगे, तो क्या आपकी ये इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी? और क्या आपका जेड जो मैक्सिमम आ रहा है, वो आपका 15 आ रहा है या नहीं? तो क्या आपके पी और की क्यू की वैल्यू आपको मिल गई है या नहीं? अब आपके मन में आ सकता है जीरो वाला हम क्यों नहीं ले सकते? देखो, जो कंडीशन है, एक तो ये फुलफिल भी होनी चाहिए। एक आपकी पी और क्यू उन्होंने बोला है, ये रहा, जीरो से ग्रेटर भी होना चाहिए।
और 3 टाइम्स भी होना चाहिए। सो द ओनली सॉल्यूशन इन सारी कंडीशंस के लिए बनता है x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। z आपके पास में है, x और y आपके पास में है, p और q का रिलेशनशिप आपके पास में है। और इसका आंसर 15 से ज्यादा आ ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये रहा, मुझे लग रहा था तुम यही पूछने वाले हो। इस लाइन पर ये जो आपका आंसर आया है, सॉल्यूशन आए हैं, ये कभी भी 15 को एक्सीड नहीं करने वाली ये लाइन। निकले, बहुत बढ़िया डाउट पूछा तुमने ये। और मैक्सिमम सॉल्यूशन, आप इस लाइन में एक्स और वाई की जगह कुछ भी लिख दो, वेदर 0 5 लिख दो, 3 4 लिख दो, इस लाइन का कोई भी पॉइंट लिख लो, क्या वो कभी 15 से ज्यादा हो सकता है? बताओ आप। और जो भी आपके आंसर्स हैं वो सारे इसी लाइन पर होंगे, और इसी लाइन के आंसर में आप कोई भी पॉइंट लोगे वो कभी भी 15 से ऊपर नहीं जाने वाला। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट होते हैं? बच्चे, लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपके 2 पॉइंट पे आंसर आ रहा होता है ना बच्चे, जैसे कोई भी एरिया है, आप देखिए कोई भी एरिया है, अगर उसमें बाउंड्री आती है तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। प्रेजेंटेशन एज रीजनिंग कैसे देंगे? ऐसे देंगे जो मैंने लिखे यहाँ पे, ऐसे। इसके बाद लिखेंगे एज वी कैन ऑब्जर्व, बस। ठीक है। या जेड की वैल्यू आप वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी बता सकते हो। बाकी इस पर मैं लिख के देखूंगा, कुछ और अच्छा हो जाए तो। हमारे पास दो इक्वेशन थी, आपने यही क्यों ली? ओके बच्चे, हमारे जो आंसर आए थे वो दोनों इस वाली लाइन पर ही आए थे, इस पर नहीं आए थे। हमारा एक तो बी पॉइंट आया था, एक सी पॉइंट आया था, और बी और सी किस पर लाई करते हैं? वो इस पर लाई करते हैं, इसलिए इसको इक्वेशन को हमने लिया। ये क्वेश्चन हमने बनाया है, देखो अभी तक कहीं आया नहीं है किसी के पास में ये। पेटेंट तो बच्चे ले लेते हैं बच्चे, आप लोग ही सबसे बड़ा पेटेंट हो। श्योर है।